सो हाय गाइस, आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट विच इज़ अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड बिजनेस लॉज पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट में फ्रॉड का क्या प्रोविजन है वो पढ़ेंगे। एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट, उसका क्या प्रोविजन है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12। एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, सिमिलर प्रोविजन ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेबी एक्ट में क्या प्रोविजंस है, आईटी एक्ट 2000 में क्या प्रोविजन है, एंड सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन है, एंड सो ऑन। सो ये सारा दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, सो हम लोग ये पूरा कवर करेंगे। सो फॉरेंसिक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फर्म्स और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर यूज़ एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिफाइन किया है कि फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है। तो हम लोगों को पता है इट इज़ एन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल मतलब आपका फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से जो भी आपको एविडेंस मिलता है फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस से, तो उसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, कोर्ट में यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। ठीक है, सो द डिटेल पोजिशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन डीलिंग विद कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड ऑल्सो एड इन अचीविंग फॉरेंसिक ऑडिट वुड बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। पहले क्या है, इंडियन लॉज में क्या क्या है फॉरेंसिक ऑडिट फ्रॉड के बारे में, वो हम लोग देखेंगे अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस लॉज। एंड फिर इंटरनेशनल लॉज के बारे में देखेंगे, दैट इज़ यूके ब्राइबरी एक्ट एंड यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। एंड फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे आईसीएसआई एंटी ब्राइबरी कोड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या है अपना इंडियन लॉज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस लॉज। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है अपने यहाँ पे दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के बारे में कि इंडियन लॉज में क्या क्या है। कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमी, द कंपनीज एक्ट 2013 लिस्ट डाउन फ्रॉड्स एंड प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज एंड पनिशमेंट फॉर वायलेशंस। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है अपना पेनल्टीज एंड जो भी अपना फाइन्स एंड पनिशमेंट होता है फॉर फ्रॉड। दैट इज़ मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट इज़ सेक्शन 447। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो आप। 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफन रेफर टू एज ड्रैकोनियन प्रोविजन, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है ये सेक्शन 447 रिलेटिंग टू फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सो उसमें क्या दिया हुआ है सेक्शन में, विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ एनी डेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 10 years। तो मतलब अगर आप फ्रॉड में कन्विक्ट होते हो अंडर द कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 447, देन आपका मिनिमम पनिशमेंट क्या होगा, मिनिमम 6 months imprisonment and which may extend to 10 years। and the person shall also be liable to fine which shall not be the amount involved in the fraud or which may extend to 3 times the amount involved in the fraud। मतलब और उसका फ़ाइन भी आपको क्या लग सकता है, जितना अमाउंट इन्वॉल्व है आपका फ्रॉड में, ठीक है, उतना फ़ाइन लग सकता है आपको, या फिर 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड उतना आपको फ़ाइन लग सकता है। एंड पेनल्टी वो क्या बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या फाइन, दोनों भी हो सकता है आपको। ठीक है, विद द फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन उठता है उस फ्रॉड में, देन इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, मिनिमम 3 years तो होगा ही आपको, 6 months की जगह 3 years होगा आपका इम्प्रिजनमेंट। सो जहाँ पर भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपका इम्प्रिजनमेंट 6 months से बढ़ के 3 years हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट सेक्शन है अंडर द कंपनीज एक्ट 447 डीलिंग विथ फ्रॉड। तो ये सेक्शन हम आपको याद होना चाहिए, आपको बहुत काम आएगा बाद में भी। द कंपनीज एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड पनिशमेंट फॉर फ्रॉड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 447 इन अराउंड 20 sections ऑफ द एक्ट। 20 sections में है, इन सेक्शन में फ्रॉड हो सकता है अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, सो ये एग्जांपल दिया है फॉर डायरेक्टर्स, केएमपी एंड ऑडिटर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। दस न्यू एक्ट गोज बियॉन्ड प्रोफेशनल लायबिलिटी फॉर फ्रॉड एंड एक्सटेंड टू पर्सनल लायबिलिटी ऑफ इफ अ कंपनी कंट्रावेंस सच प्रोविजन। अगर इन प्रोविजन का कंट्रावेंशन हुआ तो फिर पर्सनल एसेट्स ऑफ द डायरेक्टर्स भी हम लोग सीज कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल इंक्लूड सम सेक्शंस दैट अट्रैक्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 447। These are cognizable offence and a person accused of any such offence under the section shall not be released on bail or bond unless
टू द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड, मतलब ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस कैन टेक इन टू द एक्शन खुद से ही, ठीक है, एंड इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगी। सो ये यहाँ पे इस टेबल में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे फ्रॉड है अगर कुछ 7 सबसेक्शन 5 में, दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, अ पर्सन फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सप्रेसिंग एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन इफ़ ही और शी इज़ अवेयर। तो मतलब क्या होगा, अगर अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आप रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करते हो बाई गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो कुछ भी डिटेल आप फॉल्स देते हो और आपको पता है कि वो फॉल्स है, देन यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट अंडर फ्रॉड प्रोविजंस, ठीक है। वैसे यहाँ पे सारे एग्जांपल दिया है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। अब फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है ना, फ्रॉड रिपोर्टिंग करना पड़ता है CS CMA को, ठीक है, जो भी अपॉइंट हुए हैं एज द रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स, ठीक है, तो उनको अपना सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर कोई वो कम अक्रॉस करते हैं किसी भी फ्रॉड का ऑफ अमाउंट इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन 1 करोड़, देन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, द सेक्शन विच इज़ एप्लीकेबल इज़ सेक्शन 143 सब सेक्शन 12। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है आपको इफ़ फ्रॉड आप डिटेक्ट करते हो तो। एक्शन ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 13, नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मे बी सब्जेक्ट टू शैल बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन कॉन्ट्रावेंट बाई रीजन ऑफ इज रिपोर्टिंग द मैटर अंडर सेक्शन सब 20 अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 इफ इट इज़ डन विद गुड फेथ, ठीक है। अगर आप कोई भी फ्रॉड को रिपोर्ट करते हो अंडर सेक्शन 143(12) तो फिर आपका कोई भी मतलब ये नहीं होगा कि आप कंपनी का मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी का मतलब कोई वाइटल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ये कोई आपको उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता इफ़ यू आर अ CS CMA, ठीक है। अब सेक्शन 143 सबसेक्शन 14, द प्रोविजन इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होगा टू कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी को भी, ठीक है। अब सेक्शन 143 सबसेक्शन 15 में पनिशमेंट बताया फॉर CS CMA, अगर वो लोग कुछ डिफ़ॉल्ट करते हैं तो दे शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे बी 1 लाख रुपीज़ और इट मे एक्सटेंड टू ₹25 lakhs, ओके। सो ये फ़ाइन है फॉर द CS CMA अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है उनके पार्ट में तो। रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट of the company's audit and auditors rule 2014 contains the operational procedure for reporting of fraud prescribed in section 143(12) of the act, ठीक है। अब रूल 13 में कैसे प्रोसीजर है, क्या फॉलो करोगे, कैसे आप रिपोर्ट करोगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारा दिया हुआ है, ठीक है चीज़। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको फ्रॉड जब भी नोटिस होगा तो आपको रिपोर्ट करना है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी, ठीक है। फिर फाइनल फ्रॉड रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट फ्रॉड रिपोर्ट, ठीक है। फिर आपको जब मतलब बोर्ड का या ऑडिट कमेटी का रिप्लाई आ जाएगा तो फिर आप क्या करो, अपना फाइनल रिपोर्ट तैयार करो और फिर उसको आप फिर उसमें इनकॉर्पोरेट करो वो जो रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन आया ऑफ द ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, फाइनल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट करो आप, ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दो, ठीक है। फाइनल फ्रॉड रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फेलियर और रिसिप्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट। अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन या रिप्लाई नहीं आता है फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्रॉम द डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमेटी, तो आपको क्या करना है, 45 डेज़ का तो टाइम दे दो, 45 डेज़ के बाद आप अपना ही ऑब्जर्वेशन डाल के आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो, ठीक है। ऑथोरिटी एंड मोड या फॉर्मेट ऑफ डिस्पैचिंग, कैसे आपको स्पीड पोस्ट पर डिस्पैच करना है, और देखो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एड्रेस करना है इन अ सील्ड कवर एनवेलप, ठीक है, विथ रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है। एंड और वो जो रिपोर्ट रहेगी वो किस में रहेगी, आपका लेटर हेड में रहेगी ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। उसमें आपका पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और आपका जो भी आपका मतलब मेंबरशिप नंबर है वो सारा उसमें आप ड्यूली इन्फॉर्म करके रखोगे, ठीक है। द रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म ADT 4 में आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। सो यही एक था, ठीक है। द न्यू लॉ हैज़ बिन bestowed legal status on SFIO, a probe agency under the Ministry of Corporate Affairs. SFIO is established by central government to investigate frauds relating to a company, ठीक है। So this was the provision of fraud under Companies Act 2013. So coming to the next, क्या provisions है of SEBI Act relating to fraud, ठीक है। SEBI का जो है रेगुलेशन 11C of the SEBI Act empowers the SEBI
to direct any person to investigate into the affairs of the intermediaries or brokers associated with the securities market whose transactions in securities market are being dealt in a manner which may be detrimental to the investors in the securities market। अगर सेबी को लगता है कि कोई भी जन है जो इंटरमीडियरी है या फिर ब्रोकर है जो कि ऐसे डील कर रहा है सिक्योरिटीज़ में विच कैन हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक या फिर इन्वेस्टर्स, देन सेबी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर। अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कब फ्रॉड माना जाएगा? देखो सेक्शन 43 एंड 44 ऑफ द एक्ट लेज डाउन द पेनल्टी फॉर द फॉलोइंग: अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डाटा, ठीक है, अगर आप मेरे कंप्यूटर में से मेरा डेटा आप निकालते हो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है, अंडर IT एक्ट 2000, अनऑथराइज एक्सेस एंड डाउनलोडिंग फाइल्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस और मैलिशियस प्रोग्राम्स दैट विल ऑल्सो टेंट अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है, डैमेजेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क, डिनाइल ऑफ एक्सेस क्या होता है? जैसे मान लो कई बार क्या होता है कोई भी साइट पे क्या होता है, जैसे मान लो क्या होता है बहुत ज़्यादा ही मतलब लोड आ जाता है इन द सेंस क्या है कि मतलब 10,000 लोग एक साथ उसको एक्सेस करने लग जाते हैं तो क्या होता है सर्वर डाउन हो जाता है, तो दैट इज़ डिनाइल ऑफ एक्सेस, ठीक है, जबकि ऑथराइज पर्सन को एक्सेस मिलना चाहिए बट उसको एक्सेस नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो दैट इज़ डिनाइल ऑफ एक्सेस। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड अंडर IT एक्ट, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस एक्ट में क्या है फ्रॉड? सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स IRDA दैट इज़ इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी टू डायरेक्ट एनी पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ एनी इंश्योरर, ठीक है, इंश्योरर यहाँ पे क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 दैट इज़ कारो क्या होता है? एक फॉर्म है जिसमें ऑडिटर को मतलब कुछ बहुत सारे हर चीज़ के ऊपर कमेंट डालना पड़ता है कि ये हुआ या ये नहीं हुआ, है ना, सारा है, तो उसमें क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं भाई। द एक्ट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द इफेक्ट दैट इफ अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स का कोई पार्ट अगर सेल हुआ है तो आपको वो सारा डिटेल देना होगा इन द कारो रिपोर्ट, ठीक है। और फिर आगे क्या दिया हुआ है अपना, अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पता चलता है उनको कि ये वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो फिर उस पर क्या क्या मतलब पेनल्टीज़ लग सकती है वो सारा दिया हुआ है, ठीक है। पेनल्टी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 उसमें क्या हो सकता है? देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेक्शन 3 डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम and projecting it as untainted property where the scope of integration of forensic audit can be clearly seen, ठीक है। अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ना, जो भी क्राइम्स के प्रोसीड से पैसा आया हुआ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको जब ट्राई करता है कोई पर्सन ब्लैक से वाइट करने में तो उसको बोलते हैं हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, कि मतलब क्राइम के प्रोसीड से, जैसे मान लो कोई किसी को किडनैप करके पैसा जो आया उससे ब्राइब या रैंसम, ठीक है, तो उसको अगर आप लीगल पैसा दिखाते हो, ठीक है, ट्राई करते हो तो दैट अमाउंट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। सो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है एंड उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ठीक है, वही दिया हुआ है उसमें। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 उसमें भी वही सब बताया गया, देखो टाइटनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस और ये सारा सेम ही है, ठीक है, कुछ मतलब नहीं हो पड़ गए। बैकड्रॉप ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जैसे जैसे नया फ्रॉड्स होता गया तो क्या हुआ उसके लिए स्ट्रिक्ट मतलब प्रोविजंस लाए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स द टैक्स अथॉरिटीज़ एंड अदर एंटी करप्शन बॉडीज़ हैव आइडेंटिफाइड सस्पिशियस पर्सन एंड एंटिटीज़ एंड इनिशिएटेड एक्शन अगेंस्ट दैम, ठीक है। इन 2017 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वॉलंटरी स्ट्रक ऑफ 2,24,000 शेल कंपनीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स खुद अपने आप से ही मतलब इस मैटर को सीरियसली लेते हुए 2,24,000 शेल कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ठीक है, एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजेस ऑफ द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द कंपनी का प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो ये एक बड़ा स्टेप था जो कि बीच में न्यूज़ आया था, आपने सुना ही होगा, ठीक है। सो एक्शन वॉज टेकन टू डिस्क्वालीफाई डायरेक्टर्स हु फेल टू कंप्लाई विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कि क्या क्या है उसमें कि मान लो रिटर्न फाइल नहीं किया 3 साल का या फिर कुछ भी डिस्क्लोजर देना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एंड फिर वो किसी भी अगली कंपनीज में 5 ईयर्स के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑल्सो इंसाइड द डायरेक्टर ऑथराइज ऑफ सेक्रेटरी हैज टू समन, ठीक है, जो भी इसका मतलब दिया हुआ यहाँ पे पनिशमेंट क्या है, ठीक है,
तो 10 ईयर्स तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ ऑल्सो टेकन सर्टेन प्रोएक्टिव एक्शंस। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है कि समय से पहले जो एक्शंस ले लेते हो आप, ठीक है, सच एज एडवाइजिंग ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन क्विक डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग करप्शन केसेस, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या है देखो कि कितना कम होते जा रहा है, मतलब पेंडिंग करप्शन जो है आपका वो सारा फटाफट डिस्पोज हो जाता है, ठीक है। द SFIO, ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन एम द इन्वेस्टिगेटिव आर्म ऑफ द MCA हैज़ इंक्रीज द पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ओवर द लास्ट couple of years, ठीक है। As per the information available on its website, it has completed investigation in 312 cases up to date, ठीक है, and 87 of which were completed during 2016 and 17, ठीक है। Moreover, the Supreme Court has expanded the ambit of definition of public servants, ठीक है, to include all officials of private banks and as their duties are public in nature, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक्सपेंड कर दिए डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के एम्प्लॉयज़ भी, क्योंकि वो लोग भी पब्लिक सर्विस देते हैं इन द सेंस, ठीक है। सो हाईलाइट्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अनड्यू एडवांटेज का डेफिनेशन का अमेंड किया गया। द अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड दैट इफ एनी पब्लिक सर्वेंट हु एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्सेप्ट from any person any undue advantage either for himself or any other person in lieu of performance of a public duty shall be punishable with imprisonment for a minimum of 3 years। तो अगर कोई पर्सन, जैसे मान लो किसी का काम है पासपोर्ट बनाना, बट उसके लिए भी वो घूस ले रहा है ताकि फटाफट काम करे, तो उसके लिए क्या होगा, वो करप्शन एक्ट में आ जाएगा, ठीक है। द अमेंडमेंट एक्ट डिफाइन अनड्यू एडवांटेज टू मीन एनी ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, जो सैलरी के अलावा जो भी आप किसी और से एक्सेप्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, देन दिस विल टेंड अमाउंट टू ग्रेटिफिकेशन एंड दैट विल लीड टू करप्शन केस अगेंस्ट यू, ठीक है। सो ये बोलते हैं आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। सो दिस वाज द प्रोविजन। सो अब क्या है कि पर्सन लायबल फॉर ऑफरिंग अ ब्राइब टू अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अ स्पेसिफिक ऑफेंस पनिशेबल विद 7 ईयर्स, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट। तो क्या है देखो, पहले क्या होता था कि जो ब्राइब एक्सेप्ट करता था ना वही पनिशेबल होता था, बट क्या हुआ अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया ना, जो दे रहा है ब्राइब वो भी पनिशेबल है, एंड वो कितने साल तक, 7 साल तक। बट कुछ केसेस में उसको मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर वो जब ब्राइब दे रहा है उसके 7 डेज़ के अंदर कंसर्न अथॉरिटी को बता देता है कि ऐसा ऐसा पर्सन ने इससे ब्राइब एक्सेप्ट किया, तब फिर उसको वो 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट से वेव ऑफ कर सकते हैं अथॉरिटीज़, ठीक है। ऑफरिंग ऑफ ब्राइब्स बाई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी टाइम्स पे टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज ब्राइब्स ऑफर करते हैं, ठीक है। सो फर्दर इफ सच एन ऑफेंस इज प्रूव टू हैव बीन कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ कन्वीनेंस ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी ऑफिसर, सच पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। कन्वीनेंस मतलब हेल्प, ठीक है। रीडिफाइनिंग क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या होता है देखो, यूजिंग इलीगल मीन्स टू ऑब्टेन एनी वैल्यूएबल थिंग और मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, ठीक है। इलीगल मीन्स से आप किसी भी पैसा को ऑब्टेन करते हो या फिर किसी भी चीज़ को ऑब्टेन करते हो, तो दैट अमाउंट्स टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ठीक है। अब्यूजिंग हिज पोजीशन एज अ पब्लिक सर्वेंट टू ऑब्टेन अ वैल्यूएबल थिंग, एज अ पब्लिक सर्वेंट आप अपने पोजीशन का मिसयूज़ करते हो एंड जनरल पब्लिक से कुछ भी आप रिश्वत लेते हो, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ठीक है। ऑब्टेनिंग अ वैल्यूएबल थिंग और मॉनेटरी रिवॉर्ड विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है इन जनरल पब्लिक एट लार्ज, तो दैट विल अमाउंट टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ठीक है। प्रायर सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, the PC Act required prior sanction of the appropriate government for prosecution of public serving public officials, ठीक है। The Amendment Act extends this protection of requirement of prior approval to investigate into the prosecution, ठीक है। So यही है, तो इसमें ये दिया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी फ्रॉड है उसका अटैच हो सकता है प्रॉपर्टी, ठीक है। टाइम फ्रेम फॉर ट्रायल कंप्लीशन क्या है, 2 ईयर्स है मैक्सिमम, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय 6 मंथ्स, ठीक है। एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट क्या है देखो, मिनिमम कितना है
इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ 6 months to 3 years, 6 months to 3 years हो सकता है, एंड मैक्सिमम ऑफ 5 years to 7 years विथ और विदाउट फाइन, ठीक है। तो ये सारा पनिशमेंट है अंडर द पीसी एक्ट। अब नाउ हम वी आर कमिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हो आप ये सब सेक्शंस, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का भी आपको रेफरेंस देना चाहिए इन योर आंसर्स, ठीक है। दो इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डायरेक्टली deal with corruption but contains number of provisions which deal with ill gotten money by an SSC, ठीक है। देखो इनकम टैक्स एक्ट में डायरेक्टली करप्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है या फ्रॉड के बारे में, ठीक है। बट क्या है कि इनडायरेक्टली इट कंटेन्स प्रोविजंस विच प्रोहिबिट पीपल फ्रॉम फ्रॉम पीपल फ्रॉम मेकिंग फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, या हाइडिंग देयर मनी टू इवेड टैक्सेस। So the first provision is under section 68 of the income tax act which is about cash credit, ठीक है। अगर आपके पास, तो मैं इसको पूरा लाइन बाय लाइन नहीं रीड कर रहा हूँ, आपको समझ लेना, आप रीड करके मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। सपोज आपके घर में अराउंड 20 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, देन और आपके घर में रेड होता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का, एंड फिर आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो कि ये 20 लाख रुपए आपके पास कैश में कहाँ से आया, ठीक है। इतना पैसा कोई जनरली कैश में रखता नहीं अपने घर में, है ना, और रखता है तो फंसेगा। तो फिर क्या होता है कि फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कहाँ से आया पैसा। अगर आप नहीं दे पाते हो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, देन क्या होगा, उसको मान लेगा आपको डीम टू बी योर इनकम, फिर उस पर पेनल्टी लगेगी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम रहेगी वो आपकी, ठीक है। तो उस पर पेनल्टी 100%, कई बार मैक्सिमम 300% ऑफ द अमाउंट भी लग जाती है, ठीक है। तो वो सब है आपका अंडर सेक्शन 68, ठीक। अब अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अगर आपका कहीं इन्वेस्टमेंट है कहीं पे भी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं है, देन क्या होगा, उसको अगर किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है then later on then and you are not able to give proper explanation to the income tax officer, then क्या होगा आपका, उसको मान लेंगे आपकी इनकम, डीम्ड इनकम, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड मनी है कोई, ठीक है, मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, जिसका आप अपना सोर्स नहीं बता पा रहे हो कि ये कहाँ से आया आपके पास, एंड प्रॉपर ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर कोई जस्टिफाइड मतलब सेटिस्फाइड नहीं है विथ योर एक्सप्लेनेशन, तो क्या होगा, उसको डीम टू बी योर इनकम, और फिर उस पर टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब लगेगा, ठीक है। और फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ही क्लेम करके रखे हो और फिर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो उसको भी आपका इनकम मान लिया जाएगा या डिसअलाउ कर देंगे आपका एक्सपेंडिचर। और फिर अगर आपका टैक्स ऑन इनकम अंडर दिस सेक्शन, जो कि हम लोग पहले पढ़े, अगर वो सब होता है, ठीक है, तो उसका टैक्स रेट क्या रहेगा, वो अंडर सेक्शन 115 BBE में दिया हुआ है, एंड द टैक्स रेट इज़ योर 60%, 60% आपका टैक्स लग जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टैक्स रेट है। फिर उसमें क्या होता है, सरचार्ज वर्चार्ज सब ऐड उड़ा करके, हेल्थ एंड सरचार्जेस और जो भी ऐड करा करके बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। सो ये पनिशमेंट है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ है। और देखो पेनल्टी कितना हो सकता है, सम कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द टैक्स पेबल, ठीक है, तो पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है आप पे। और फिर नेक्स्ट कमिंग टू द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, पब्लिक सर्वेंट्स अनलॉफुली एंगेज इन ट्रेड, whoever being a public servant and being legally bound by as such public servant not to engage in trade engages in trade shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year। अगर कोई ट्रेड प्रोहिबिटेड है फॉर अ पब्लिक सर्वेंट और वो करता है फिर भी, तो उसको 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 171B क्या बोलता है, ब्राइबरी रेड विद सेक्शन 7 ऑफ द पीसी एक्ट, हूएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन, ठीक है। ब्राइबरी एक्सेप्ट करोगे तो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403 दिया हुआ है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405 दिया हुआ है। सेक्शन 417 इज ऑफ चीटिंग। सेक्शन 463 इज ऑफ फॉर्जरी, ठीक है। अब पेनल्टीज अंडर PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। क्या क्या है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज नोइंगली एजिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन फंस सकता है, हुएवर डायरेक्टली, या तो आप डायरेक्टली डील कर रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग में, या इनडायरेक्टली डील कर रहे हो, या तो आप डील नहीं कर रहे पर आप जो डील कर रहे हो उसको हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तब आपको क्या होगा, और वो किस में डील कर रहे हो आप, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब जो भी पैसा क्राइम से आ रहा है, ठीक है, उसमें डील कर रहे हो, तो आप गिल्टी हो गए अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पनिशमेंट क्या क्या होगा, देखो 7 ईयर्स हो सकता है आपको, 3 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एंड इट में ऑल्सो एक्सटेंड, फाइन में ऑल्सो एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है। सो ये सारा दिया हुआ है ये। अब हम लोग देख लिए इंडियन लॉज क्या क्या है और फ्रॉड और उनका पेनल्टीज़ क्या क्या है, क्या क्या प्रोविजंस दिया हुआ है अंडर द
इंडियन लॉज। सो हम लोग अब देखेंगे इंटरनेशनल लॉज में क्या क्या प्रोविजंस दिया हुआ है रिलेटिंग टू फ्रॉड। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सपोज़ एक फ़ॉरेन की कंपनी, आप जिस भी कंपनी में CS हो, वो फॉरेन कंपनी से कुछ रॉ मटेरियल मंगाती है, इंपोर्ट करती है, ठीक है। सो अगर मान लो आपको वहाँ का प्रोविजंस नहीं पता, सपोज आपकी कंपनी ने 50 लाख रुपए पेमेंट कर दिया टू द फॉरेन कंपनी, बट फॉरेन कंपनी बोलती है कि हमको पैसा मिला ही नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या प्रोविजंस हो सकता है फ्रॉड में, और कोई फॉरेन का पार्टी अगर उस फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि हमारे पास एविडेंसेस है अगेंस्ट यू, एंड दिस एविडेंसेस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन योर डोमेस्टिक कोर्ट ऑफ लॉ, एंड व्हाट कैन बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी या फिर फाइन या फिर एनी hazardous impact on you or your company in context to this fraud. So in this context we need to know the international laws relating to fraud, bribery and corruption. So इसलिए ये दिया हुआ है अपने चैप्टर में. So corruption is a political, social and economic issue at the global level. So corruption हर कंट्रीज़ में होता ही है, ठीक है, बट एक इंडेक्स रहता है, उससे पता चल जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा है. इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है करप्शन इंडेक्स, बाकी कंट्रीज़ का जैसे UK, US, यूरोप, वो लोग में वहाँ पे कम है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा है. अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है ना, लेस करप्ट कंट्री लाइकली टू हैव मोर ग्रोथ रहेगा वहाँ पे ज़्यादा, इम्प्रूव फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहेगी, हायर पर कैपिटा इनकम रहेगा और लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहेगा, और इंक्रीज लिटरेसी रहेगा वहाँ पे जहाँ पे करप्शन कम है. अब हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है. द UNCAC इज़ अ मल्टीलेटरल treaty or agreement that has been negotiated by member states of the United Nations, ठीक है, and promoted by the UN Office on Drugs and Crime, UNDOC. It is one of the several legally binding international and corruption agreements. क्या है ये? several legal binding international anti corruption agreement में से एक है, ठीक है. और उसका 5 मेन एरियाज़ क्या क्या है देखो. प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ फ्रॉड एंड ब्राइब, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट रिकवरी एंड टेक्निकल असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन चेंज. सो तो मेन पॉइंट है यहाँ पे जो आपको समझना है वो है एसेट रिकवरी एंड टेक्निकल असिस्टेंस. मान लो जैसे अब नीरव मोदी UK में है या US में जहाँ पर भी है, तो उसका एसेट्स कैसे रिकवर करेंगे हम लोग वहाँ पे अगर उसको कोई एसेट्स है या पैसा है तो वो सब में क्या होता है, वी हैव बायलैटरल एग्रीमेंट्स विथ सेवरल नेशंस, जिसके थ्रू हम लोग सारा जैसे UN या US में वो लोग हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल इवेडर, ठीक है. तो हम लोग फिर वहाँ से वो लोग सीज कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं एसेट्स ऑफ द जो भी है परपिट्रेटर, फाइनेंशियल परपिट्रेटर, एंड उसका फिर इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को मिल सकता है या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को फॉरेन गवर्नमेंट दे देती है इन एज पर द बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऑफ कॉपरेशन. सो इस वे में हम लोग एसेट रिकवर करते हैं या अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो हुआ है उसको रिकवर करते हैं बाई पर्सनली सीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रॉड पर्सन. अब OECD गाइडलाइंस फॉर मल्टी नेशनल एंटरप्राइज रिलेटिंग टू कॉम्बैटिंग ब्राइबरी, ठीक है. अब ये क्या है, OECD ने जो है ना, OECD ने भी कुछ गाइडलाइंस दिए टू फाइट विद द ब्राइबरी. सो ये क्वेश्चन शायद पीछे भी दिया हुआ है अपने मॉडल टेस्ट पेपर में, सो ये आ सकता है, ठीक है. सो OECD ने जो दिया है मॉडल उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. द मोस्ट वाइड रेंजिंग सेट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टेड रिकमेंडेशन और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट इन एग्जिस्टेंस टुडे. तो OECD जो गाइडलाइंस देते हैं ना हमेशा वो परफेक्ट होती है, ठीक है. इट एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग सोशल प्रोग्रेस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द OECD, ठीक है. सो ये सारा इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, बस आपको याद करना है. अगर शॉर्ट नोट आता है तो फिर ये लिख देने का. अब नेक्स्ट चीज़ जो आता है ना वो है इंटीग्रिटी पैक्ट, ठीक है. इंटीग्रिटी पैक्ट मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ अच्छे से, फिर आप उसको पूरा रीड कर लेना थॉरली. इंटीग्रिटी पैक्ट बेसिकली होता क्या है ना, जब भी कोई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है कि जो कंपनी डील कर रही है, ठीक है, वो एक डिस्क्लोजर देगी, और जो बिडर है, जो वेंडर है, सेलर है, ठीक है, या जो बिड कर रहा है वो पार्टी भी एक एक्नॉलेजमेंट देगी कि वो ब्राइब नहीं एक्सेप्ट करेगी रिलेटिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. और कंपनी भी एक वो देगी डिक्लेरेशन कि वो ब्राइब नहीं ऑफर करेगी इन एनी मैनर टू द सप्लायर्स या फिर बिडर्स, ठीक है. सो इसमें 3 पार्टीज होती है, एक कंपनी, एक वेंडर होता है, और एक क्या होता है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि एग्जामिन करता है ये सारा चीज़ कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सारा प्रोसेस, ठीक है. सो द इंटीग्रिटी पैक्ट इज़ अ
tool developed and launched by Transparency International to help different business, governments and civil societies in order to equip them to fight corruption in the field of public procurement and public contracting. वो जो बताया ना आपको पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है ये सब, ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है. द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैड एस्टैब्लिश्ड म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस द हाई कॉस्ट एंड करप्शन इन्वॉल्व इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. हाई कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व होता है, मान लो अगर आप किसी अपनी जान पहचान वाले को आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे उसको, तो आप ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पैसा पे करोगे, है ना. सो इस वे में क्या होता है, पब्लिक का फंड्स यूटिलाइज नहीं होते प्रॉपरली और उससे टैक्स बर्डन ऑन जनरल पब्लिक इंक्रीज़ करते हैं. सो टू प्रिवेंट ऑल दिस द इंटीग्रिटी पैक्ट वो आया था, ठीक है. अब आप उसको पढ़ लेने एक बार तो फिर आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा. अब फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977. द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ दैट कंटेन्स 2 मेन प्रोविजंस. क्या क्या मेन प्रोविजन उसमें, एड्रेस अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. अकाउंटिंग आपका अकाउंटिंग जो भी आपका स्टेटमेंट्स है वो सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारा डिस्क्लोजर होना चाहिए उसमें प्रॉपरली, ठीक है. सो ये है एक पॉइंट कि एड्रेस द अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट अंडर सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट के अंदर जो भी है रिक्वायरमेंट वो सारा आप पूरा अच्छे से करो. एंड कंसर्निंग ब्रैबरी ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स, ये 2 पॉइंट है जिसके ऊपर ये एक्ट फोकस करते हैं, ठीक है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, एनी पर्सन हु हैज सर्टेन डिग्री ऑफ कनेक्शन विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंगेजेस इन फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा एक्ट. एनी एक्ट बाय यूएस बिजनेस फॉरेन कॉर्पोरेशन या ट्रेडिंग सिक्योरिटीज इन द यूएस या अमेरिकन नेशनल्स, ये सब पे एप्लीकेबल होगा. इन द केस ऑफ फॉरेन नेचुरल एंड लीगल पर्सनस, तो उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा अगर वो ऐसा कुछ काम यूएस में करते हैं तब, ठीक है. The ideology of the FCPA is to make it illegal for companies and their supervisors to influence foreign officials with any personal payments or rewards, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग किसी भी फॉरेन ऑफिशियल को इन्फ्लुएंस ना करें वाया ब्राइब, ठीक है. तो यही सब है. ऑफरिंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू सच एज वैल्यू एज अ ब्राइब whether in form of cash or non-cash item is prohibited, ठीक है, अंडर द FCPA एक्ट. अब अकाउंटिंग प्रोविजंस क्या है, द FCPA ऑल्सो रिक्वायर्स द कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन यूएस टू मीट इट्स अकाउंटिंग प्रोविजन. जो भी अकाउंटिंग प्रोविजंस दिया हुआ है ना वो सारा कंप्लाई करने का है इसमें अंडर द FCPA एक्ट, ठीक है. दोज अकाउंटिंग प्रोविजंस ऑपरेट इन टेंडम मतलब इन लाइन विथ एंटी ब्राइबरी प्रोविजंस ऑफ द FCPA, ठीक है. और ड्यू डिलिजेंस कंपनी को करना चाहिए एंड मेक अ क्रिटिकल एंड वेटिंग बाई थर्ड पार्टी, उसको मतलब होता है मेक अ क्रिटिकल या केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है. इंटरमीडिएट्स का केयरफुल एग्जामिनेशन करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब नेक्स्ट क्या है, ब्राइबरी एंड फैसिलिटेशन पेमेंट्स. ब्राइबरी एंड फैसिलिटेशन पेमेंट्स विद रेफरेंस टू पेमेंट्स टू फॉरेन ऑफिशियल्स द एक्ट ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्राइबरी एंड फैसिलिटेशन और ग्रीस पेमेंट्स. देखो ब्राइबरी और ग्रीस पेमेंट्स में या फैसिलिटेशन में क्या डिफरेंस है. देखो ग्रीस पेमेंट क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई पासपोर्ट बनवा रहा है या वीज़ा बनवा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप वो जो कंसर्न पब्लिक ऑफिशियल है या एम्प्लॉई है उसको वो काम करने के लिए पैसा तो मिलता ही है, बट ठीक है उसको ड्यूटी ही करेगा, ठीक है अपना, बट आप उसका ड्यूटी करने के लिए जल्दी करने के लिए उसका ड्यूटी जल्दी और कम टाइम में करने के लिए आप उसको पेमेंट देते हो, ठीक है. बट वो कोई मतलब वैसा नहीं है कुछ दूसरा काम कर रहा है, काम वही कर रहा है जो उसको ऑथराइज्ड है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है. बट ऑल्सो इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी, एक टाइप का ब्राइबरी है ना. वो भले ही आप अपनी तरफ से दे रहे हो उसको चला के, वो मांगा ना हो. और ब्राइबरी क्या होता है, वो मांगता है जो आपसे ऑफिशियली डिमांड करता है, अनऑफिशियली मतलब आपसे अंडर द टेबल आपसे डिमांड करता है वो, ठीक है. देखो आर मेड टू द ऑफिशियल्स टू एक्सपेडिएट मतलब फास्ट काम करना ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ द रूटीन ड्यूटीज़. रूटीन ड्यूटीज़ मतलब मान लो किसी पासपोर्ट ऑफिसर का काम ही है पासपोर्ट इशू करना, तो उसका रूटीन ड्यूटी है विच आर ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म. उसके लिए आप जो पैसा देते हो कि भाई जल्दी कर दो मेरा काम, तो वो अमाउंट्स टू ग्रीस पेमेंट्स, ठीक है. अब सक्सेसर्स लायबिलिटी फॉर द FCPA वायलेशन, ठीक है. तो एक्ट प्रोवाइड्स दैट US कंपनी एक्वायरिंग अ फॉरेन फर्म could face successor liability for the FCPA violations committed by the foreign firm prior to being acquired, ठीक है. अगर मान लो कोई कंपनी है फॉरेन की US की कंपनी है, वो किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो क्या होगा ना, अब वो जो उससे पहले कंपनी एक्वायर होने से पहले वो जो अदर कंपनी है, अगर वो कोई
ब्रीच ऑफ लॉ करती है प्रोविज़न अंडर द FCPA एक्ट, तो फिर उसके लिए जो एक्वायरर कंपनी है वो लायबल हो सकती है इन फ्यूचर। तो यही बोल रहा है कि सोच समझ के एक्वायर करो कंपनी का, और उसके लिए आप लायबल हो सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। अब पेनल्टी क्या क्या है, बहुत हैवी पेनल्टी है, US मतलब $250,000, ठीक है, पर वायलेशन, एंड 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अ कंपनी गिल्टी अंडर FCPA इज लायबल फॉर अ फाइन अप टू $2 lakh पर वायलेशन। अब हम लोग देखेंगे द यूनाइटेड किंगडम ब्रैबरी एक्ट 2010। तो द ब्रैबरी एक्ट 2010 इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द UK दैट कवर्स द क्रिमिनल लॉ रिलेटिंग टू ब्रैबरी, ठीक है, ये सब दिया हुआ है सारा। एंड ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा, इट अप्लाइज टू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, UK पे, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या क्या है, इट विल क्रिमिनलाइज बोथ द एक्टिव एंड पैसिव ब्राइबरी, दैट इज बोथ ब्राइबिंग एंड बीइंग ब्राइब्ड, ठीक है। ब्राइब देना भी क्रिमिनल एक्ट है और ब्राइब लेना भी क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। इट विल क्रिमिनलाइज नॉट जस्ट ब्राइबरी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल बट ऑल्सो ब्राइबरी इंटायरली इन प्राइवेट स्फेयर। तो ये सब एक्ट जो है फॉरेन का उससे इंस्पायर होके अपने यहाँ भी अमेंडमेंट हो रहा है, एंड उसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट ले लिया गया है, ठीक है। सो इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ डिसऑनेस्टी और करप्शन। इट विल क्रिमिनलाइज द फेलियर टू प्रिवेंट ब्राइबरी, ठीक है। द ऑफेंस विल हैव एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच, मतलब कि अगर US के बाहर भी कोई US का बंदा का कोई मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ब्रीच ऑफ दिस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट करता है, तब भी वो अप्लाई होगा, ठीक है। कमिटिंग ऑफेंस कुड लीड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years तक हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ, द एक्ट क्रिएट्स 4 ऑफेंसेज ऑफ ब्राइबरी सच एज ब्राइबिंग भी ऑफेंस है, किसी को देना, किसी से लेना, किसी को देना, ब्राइबिंग फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब करना, या कॉर्पोरेट ऑफेंस ऑफ फेलिंग टू प्रिवेंट ब्राइबरी, तब भी ये 4 ऑफेंसेस होंगे, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया कि ये चारों का क्या क्या पेनल्टी है, क्या क्या फ़ाइन है, और क्या क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा इसका ऑन द पर्सन ब्राइब्ड और बीइंग ब्राइब्ड। हाँ, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट ब्राइबरी, क्या क्या 5 या 6 प्रोसीजर्स हो सकता है जिससे हम लोग ब्राइबरी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर्स, द प्रोसीजर्स एडॉप्टेड शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क फेस्ड, मतलब अगर हाई रिस्क है तो प्रोसीजर्स भी हाई होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए। टॉप लेवल कमिटमेंट होना चाहिए मैनेजर्स का, या टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमिटमेंट दिखना चाहिए। रिस्क असेसमेंट होना चाहिए कि ब्राइबरी रिस्क क्या क्या हो सकता है कंपनी में, कि ब्राइबरी कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका क्या लीगल इम्पैक्ट पड़ सकता है। ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए कि, ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए कि देखो द कंपनीज पॉलिसी शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू ऑल द रेलिवेंट पार्टीज सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड स्पीकअप प्रोसीजर्स, की मतलब कोई भी अगर ब्राइब आपसे एक्सेप्ट करता है तो फिर आप स्पीकअप अबाउट द ब्राइबरी, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, और हर टाइम टू टाइम आप अपना पॉलिसीज़ को, ब्राइबरी पॉलिसीज़ को या प्रिवेंशन पॉलिसीज़ को रिव्यू करो और चेंज करते रहो टू अडॉप्ट विद चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग लॉज, ठीक है। अब पेनल्टी क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, अप टू 10 years हो सकती है, एंड अनलिमिटेड फ़ाइन है भाई, अनलिमिटेड फ़ाइन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, लिमिट नहीं है कोई फ़ाइन का। और कंपनी फाउंड गिल्टी इज़ सब्जेक्ट टू अनलिमिटेड फ़ाइन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो फ्यूजिटिव वर्ड में भूल गया था, जो एक लेक्चर में बोला था ना कि कौन सा वर्ड है, द फ्यूजिटिव। सो नीरव मोदी इज़ अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर, ठीक है। मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन अदर कंट्री, ठीक है, एंड हैज़ बीन इंडल्ज इन द फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया है, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। सो बैकग्राउंड क्या है इसका, देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्लीइंग द jurisdiction ऑफ इंडियन कोर्ट्स एंटिसिपेटिंग द commencement और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बचने के लिए क्या करते हैं ना, बहुत सारे जो लोग हैं फॉरेन मतलब भाग जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई केस उनके अगेंस्ट ना चले इंडिया में, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ सच ऑफेंडर्स फ्रॉम द इंडियन कोर्ट्स हैज सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या क्या होते हैं, देखो कोर्ट्स का टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा, ठीक है। और फिर क्या होता है, इट अंडरमाइंस द रूल ऑफ द लॉ इन इंडिया, मतलब क्या होता है, उसको क्या करता है, लेसन द क्या करता है, इफेक्टिवनेस, लेसन द इफेक्टिवनेस, मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस कम कर देता है। क्यों, क्योंकि फिर अगर सबको ये अगर ऐसे ही रहेगा कि फ्रॉड कर लो और भाग जाओ US में, तो फिर क्या मतलब वो क्या रहेगा, है ना, फिर फॉरेनर्स कैसे इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में या किसी भी कंट्री में, है ना। सो इफेक्टिवनेस बहुत इम्पैक्ट पड़ती है उससे, और गुडविल ऑफ द कंट्री ऑल्सो इफेक्ट्स, है ना। सो ये सब इफेक्ट करते हैं। सो इसके लिए दिस वॉज द रीज़न वाई
द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 आया, जिसमें क्या क्या हो सकता है कि हम लोग फॉरेन में अगर है कोई बंदा तो उसको इंडिया ला सकते हैं विद कॉपरेशन फ्रॉम द फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट। एंड फिर क्या हो सकता है कि हम लोग उनके पर्सनल एसेट्स जो फॉरेन में है उनका वैल्यू क्या है क्या नहीं है उनको सीज कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ द बायलैटरल एग्रीमेंट, अगर है हम लोग का उस कंट्री के साथ तो जहाँ वो फ्यूजिटिव ऑफेंडर गया है। सो इसमें वही दिया हुआ है, नॉन कन्विक्शन बेस्ड एसेट कॉन्फिस्केशन फॉर करप्शन रिलेटेड केसेस, ठीक है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द इंडियन इकोनॉमी होता है अगर कोई ऐसे फ्रॉड करके जाता है तो, ठीक है। एंड डिफंक्ट किंग फिशर का एयरलाइंस का एग्जांपल दिया हुआ है। और फिर क्या है आपका, और ये एक्ट कब से इफेक्टिव हुआ है, 21 अप्रैल 2018 से इफेक्टिव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। एज एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट हुम अ वारंट फॉर अरेस्ट has been issued against the scheduled offence which has been issued by any court in India and who has left India, वो person इंडिया छोड़ के चला गया है, so as to avoid criminal prosecution or being abroad refuses to return India to face criminal proceedings, ठीक है। तो यही सारा इसमें दिया हुआ है। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन Before the special court for a declaration that an individual is a fugitive economic offender can be made by the regulatory authorities, ठीक है। Attachment of the property हो सकता है, issue of notice by special court हो सकता है to the individual alleged, ठीक है, to appear in the court या फिर to come back to the country, ठीक है। Confiscation of property हो जाएगा उसका if it's from proceeds of crime, confiscation of other property belonging ताकि हम लोग पैसा रिकवर कर पाएँ पब्लिक का। डिसएंटाइटलमेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर फ्रॉम डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम नहीं कर सकता वो डिफेंड, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो यही था अबाउट द आपका फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट 2018 वाला। अब हम लोग वो पढ़ेंगे जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है, विच इज़ योर ICSI एंटी ब्राइबरी कोड, ठीक है। इंडीड वी हैव प्लेथोरा ऑफ लेजिस्लेशन टू फाइंड द मीनेस ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी, येट इफ वी होल्ड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लीगल मेजर्स India holds in effectively combating corruption and bribery with the international practices of the related area, we find that though India has various anti-corruption legislations and anti-corruption institutions, yet the main legislation, Prevention of Corruption Act 1988, does not contain any provision directly relating to dealing with the offence of giving bribe, ठीक है। डायरेक्ट कुछ था नहीं उसमें कि गिविंग ब्राइब का कुछ प्रोविजन, ठीक है। इन द कंपनी 2013 ऑल्सो द ऑफेंस ऑफ करप्शन और ब्राइबरी इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। हाँ, वहाँ पे हम लोगों को कुछ ब्राइब के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन हम लोग को नहीं मिलता है देखने को, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर बाय ICSI, it was observed that due to absence of clear-cut guidelines, the private sector lacks a well-formulated policy to check corruption, ठीक है। और बस यही सब दिया हुआ है। आप देखो, कॉर्पोरेट एंटी ब्राइबरी कोड वॉज इशूड टू अप्राइज द स्टेक होल्डर्स अबाउट द डीप इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट्स, तो बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है करप्शन का ऑन बिजनेस, इसलिए ये कोड लाया गया था। नीड ऑफ द कोड क्या था, नीड ऑफ द कोड क्या ज़रूरत पड़ा इस कोड को लाने का, द मेन लेजिस्लेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 डीलिंग विद द करप्शन एट प्रेजेंट डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ करप्शन इटसेल्फ, करप्शन ही नहीं डिफाइंड है इस करप्शन एक्ट में। सो इसको प्रॉपरली एक वेल फ्रेम्ड कोड लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ICSI ये कोड लाया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंश्योर दैट नाइदर द कंपनी नॉर एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडल्ज इन ब्राइबरी, ताकि कोई भी इंडल्ज ना करे ब्राइबरी में, ठीक है। स्कोप क्या क्या है, कॉर्पोरेट एंटी ब्राइबरी कोड में बी अडॉप्टेड वॉलंटरली, ये कुछ मैंडेटरी नहीं, अभी वॉलंटरली बेसिस पे अडॉप्ट कर सकती है कंपनीज। द कोड वंस अडॉप्टेड बाय कंपनी शैल बी एप्लीकेबल टू द कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी अप्लाई होगा, एम्प्लॉयज़ पे भी अप्लाई होगा, और ये भी अप्लाई होगा तभी तो उसका रेलिवेंस होगा ना। अगर बस अप्लाई कर लिया और फिर इन पे ही नहीं एप्लीकेबल हुआ तो फिर उसका बेनिफिट क्या रहेगा, है ना। ICSI एंटी ब्राइबरी कोड अ वे अहेड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि जो एक एटीट्यूड होता है कि चलता है ब्राइबरी लेना, उससे चेंज करके हम लोग को बदल सकता है, ये जो है चलता है एटीट्यूड,
उसके लिए ये एक फ्यूचर के लिए ये एक बहुत रेलिवेंट कोड है, ठीक है। सो इसमें क्या है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ व्हेन इट कम्स टू करप्शन, यू हैव टू फाइट इट, ठीक है। सो इसमें यही बताया है एंड बाय हियर वी एंड द चैप्टर। अपना 4th चैप्टर भी रिवाइज हो गया। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, हasta la vista, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।